तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसिड एंड बेस का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसिड के बारे में सारा कुछ जाना था। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि बेस क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है बेस और उसके प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेस का क्या होता है डिफिनीशन देखेंगे हम लोग। So a base may be defined as a substance capable of releasing one or more OH minus ion। यानी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिलीज करता है वन और मोर OH माइनस आयंस। क्या करता है? वन और मोर OH माइनस आयंस को रिलीज करता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो वन और मोर OH माइनस आयंस को रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल है NaOH, KOH, ETC। उसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की, यानी कि बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला, बेसेज आर जनरली बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टच। बेसेज आर जनरली बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टच, यानी कि बेस जो होते हैं वह बीटर होते हैं टेस्ट में, और टच जब कीजिएगा आप बेस को तो ये सोपी होते हैं। उसके बाद दूसरा है वाटर सोल्यूबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कलीज, यानी कि वैसे बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं इनको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं अल्कलीज की। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बेसेज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस, यानी कि बेसेज जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाते हैं? OH माइनस आयंस। उसके बाद चौथा पॉइंट है बेसेज टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि बेसेज जो होते हैं वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों पॉइंट हो गए। उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बेस जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एसिड की तरह ही। ठीक है। और देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेस के, जिनको हम लोग को अभी पढ़ना है। मेनली उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता था उसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होगा। देखिए, when bases are completely dissolved in water, when bases are completely dissolved in water get almost dissociated to provide hydroxide ion, it is called as strong base। यानी कि जब बेस जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं इसमें वाटर में, और जब वो डिसोसिएट होते हैं वाटर से तो एक हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसीलिए इसे को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। जैसे NaOH, KOH ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद दूसरा है वीक बेस, when bases are partially dissolved in water, यानी कि बेसेज जब कंप्लीटली नहीं डिजॉल्व होके कुछ पार्ट ही उनका डिजॉल्व होता है और वही कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन को वो लोग प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयंस को, वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। ऐसे बेस को क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस NH4OH ETC। तो देखिए इन दोनों को आप याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज में, तो बेसेज के और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या बनता है, कैसे बनता है, तो वो सब अब हम लोग बात करेंगे एक टर्म में इक्वेशन लिखते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हम लोग बेस के जो और प्रॉपर्टीज होते हैं उनको देखते हैं और उसके बाद यूजर ऑफ बेस को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला है बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, बेस यदि मेटल से रिएक्ट करेगा, बेस यदि मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, बेस NaOH हमारा एक बेस है और Zn जो जिंक है ये हमारा एक मेटल है। तो बेस के साथ मेटल का जो रिएक्शन होता है, तो कुछ ही मेटल होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल जैसे एसिड के साथ सारे मेटल रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसी तरह बेस के साथ सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। इसमें कुछ ही मेटल होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट, इसको कहा जाता है। Na2ZnO2 को क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब होगा। और हाँ, खास बात ध्यान रखिएगा, बेस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सारे के साथ नहीं। जैसे एक जिंक हो गया, दूसरा जो आप लोग को जानना है वो एल्युमिनियम हो गया। आप लोग को अभी यही दो जानना है, जिंक और एल्युमिनियम। तो जिंक के साथ मिलके यदि सोडियम है तो सोडियम जिंकेट, पोटेशियम है तो पोटेशियम जिंकेट, ऐसे ही बनाएगा। और एल्युमिनियम के साथ मिलके तो यदि सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम है तो पोटेशियम एल्यूमिनेट, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखिए एक और बात, एसिड प्लस बेस वाले में मैंने आपको बताया था कि साल्ट प्लस वाटर देगा। यहाँ पे बेस प्लस एसिड में यानी कि वही रिएक्शन है और गिब्स क्या करता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें 4 केस बनते हैं। इसमें कितने केस बनते हैं दोस्तों, 4 केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा केस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तीसरा केस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, और चौथा केस वीक बेस और वीक एसिड का। देखिए चारों केस में क्या क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलता है तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि साल्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जैसे कि NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों जब मिला तो NaCl जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है इसका फॉर्मेशन किया और साथ में H2O रहता है। तो क्या बना, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा केस आता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा और एसिड वीक रहेगा तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बेसिक सॉल्ट बन जाता है और उसके साथ वाटर बन जाता है। जैसे NaOH प्लस CH3COOH, NaOH प्लस CH3COOH गिव्स NaCO3 प्लस H2O, या फिर यहाँ Na2CO3 प्लस H2O भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये CH3COOH क्या है, एक एसिटिक एसिड है। क्या है ये, एसिटिक एसिड। तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट और प्लस
वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद तीसरा केस है वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो वहाँ पर एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए इसका एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और प्लस HCl, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O, गिव्स MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये था वीक बेस था ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो यहाँ पे MgCl2 जो है ये एसिडिक साल्ट है, तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसके बाद अगला केस है वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो जब दोनों ही वीक रहेंगे तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ वाटर फॉर्म होगा। तो देखिए वीक बेस क्या है, MgOH का होल ट्वाइस एक वीक बेस है, और CH3COOH जो है ये एक वीक एसिड है। तो दोनों मिला तो एक न्यूट्रल साल्ट बना दिया MgCO3। क्या बनाया? एक न्यूट्रल साल्ट बनाया MgCO3 और प्लस H2O। वीक बेस, वीक एसिड, न्यूट्रल साल्ट और प्लस वाटर। तो ये चारों केस आपका क्लियर हो गया कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो न्यूट्रल बनता है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो न्यूट्रल बनता है, जब दोनों वीक रहे तो भी न्यूट्रल बनता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग रहे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और जब एसिड स्ट्रॉन्ग रहे तो एसिडिक साल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारा चीज हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बेस, जैसे एसिड का डिफरेंट थिंग्स के फॉर्मेशन में यूज होता था। सॉरी, एक चीज छूट गया यहाँ पे, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड वाला। तो इसको भी देख लेते हैं। ये है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि एसिड जो था वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, लेकिन बेस जो है हमारा वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो देखिए बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पे भी वही जिक्र है कि बेस यदि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन ये भी करता है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि बेस जब कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। उसके बाद दूसरा चीज, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, और फिर जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर ही देता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। ठीक है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिला तो CO2 का फॉर्मेशन हो गया, और कार्बन एक नॉन मेटल है तो इसलिए यहाँ पे CO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि बेस के साथ यदि नॉन मेटल ऑक्साइड को मिलाएंगे तब हम लोग को क्या बनेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ बेस, यानी कि बेस के जो है क्या क्या यूज होते हैं। तो पहला यूज है कि NaOH इज यूज फॉर मेकिंग सोप, पेपर etc, यानी कि NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने में, सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, और भी बहुत चीज़ों को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक फाइबर आता है रेयन, नायलॉन के अलावा एक फाइबर आता है रेयन, उसको भी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड
इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज क्या चीज में किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में मदद करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद तीसरा है MgOH का होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वह एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस को कह सकते हैं जो कि एसिडिटी को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। और तो MgOH यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं एज एंटासिड, ताकि हम लोग के स्टमक में जो एसिडिटी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने के रूप में, वॉशिंग सोडा बनाने के रूप में, और उसके बाद हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के रूप में। तो ये हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वैसा वाटर होता है, हार्ड वाटर ऐसा वाटर, तो हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें क्या मिला होता है, सॉल्ट मिला होता है। तो वैसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। और एक होता है सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं। तो सॉफ्ट वाटर में भी नमक होता है, लेकिन हार्ड वाटर के मुकाबले सॉफ्ट वाटर में नमक का मात्रा कम होता है। तो यही Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है इस हार्ड वाटर के हार्डनेस को कम करने में और वॉशिंग सोडा बनाने में। उसके बाद एक और इसमें हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज पांचवा पॉइंट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका यूज क्या चीज के लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा के नाम से जिसको जाना जाता है, या फिर खावर सोडा के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके बनाने में NaHCO3 का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा को बनाने में यूज किया जाता है, इसके लिए इसका यूज बेकिंग पाउडर को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, एज ए सोडा एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बेस का यूज कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग बेस का अलग अलग तरीका से यूज किया जा सकता है। और जैसे एसिड को हम लोग प्रिकॉशन करते थे कि एसिड को कैसे मतलब कि मिलाया जाए वाटर में, ये सब, तो बेस में उतना प्रिकॉशन का जरूरत नहीं है। इसके लिए नहीं है क्योंकि बेस जो है रिएक्ट तो करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन उतना भी खतरनाक रिएक्शन नहीं कर देता है जितना कि एसिड रिएक्ट कर देता है खतरनाक, और हमारे शरीर को भी जला सकता है। लेकिन बेस जो है उसके अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हमें प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, और क्यों इसका जरूरत पड़ा, और क्यों हम लोगों को इंडिकेटर्स की खोज करनी पड़ी, और क्या क्या इस इंडिकेटर्स होते हैं, किस किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।